हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। आज हम CTET जनवरी 2021 जिसका एग्ज़ाम 24 फरवरी 2021 को हुआ था, उससे रिलेटेड सेट आई और पेपर 1 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह हमारा CTET का प्रीवियस पेपर है। तो जो लोग CTET का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं और जो लोग साथ ही साथ प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले हैं, दोनों के लिए यह सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक परीक्षा में आपके जो पार्ट बी है यानी कि DLED से रिलेटेड जो 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी टीचिंग पेडागोजी से और चाइल्ड पेडागोजी से क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप CTET के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगा। तो आप इस सेशन को ज़रूर देखें। और चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं 90 क्वेश्चन को, और बाकी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, यह एक तरह से रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि हम पहले से यह डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कार्य लड़की करेगी या कौन सा कार्य लड़का करेगा, और इस आधार पर हम लोग अपने वक्तव्य को देते हैं, अपनी बात को अगर बोलते हैं तो यह रूढ़िवादिता कहलाता है। तो यह सोच लेना कि लड़की ही रोती है, लड़के नहीं रोते, यह एक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, क्योंकि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना ही प्रगतिशील कक्षा कहलाता है। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर 3। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी? और इसका सही जवाब है 2, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। यानी अगर बच्चों से हम क्यों, कैसे, अगर ये सब क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे को एक आधारभूत संरचना प्रदान होगा और वह सोचेगा, उन चीज़ों के बारे में सोचने पर वो विवश होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? और इसका सही जवाब है 1, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ये बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि जो परिवार होता है वो बच्चे का पहला विद्यालय होता है, और जिस विद्यालय में बच्चे आते हैं पढ़ने वो हमारा एक तरह से औपचारिक विद्यालय है। तो इस तरह से विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। यह एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्योंकि बहुबुद्धि का कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की है, तो इस तरह से बुद्धिमत्ता भी विभिन्न प्रकार की होंगी और इसकी विभिन्न दशाएं होंगी। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेज।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? और इसका ऑप्शन है प्रथा पूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2 प्रथागत। यानी कोई दूसरा इसको स्वीकृति देता है इसलिए हम भी उसे करते हैं। तो एक तरह से यह प्रथा बनी हुई है कि जो लोग जो होते आ रहा है हम वही कार्य कर रहे हैं। तो यह प्रथागत चरण को दर्शाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। और हमारे ऑप्शन है 1 सांस्कृतिक उपकरणों, 2 गुणारोपण, 3 अभिप्रेरणा या चौथा संतुलीकरण। और इसका सही जवाब हो जाएगा 1 सांस्कृतिक उपकरणों। यानी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो सोशल कल्चर इनका थ्योरी ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर डालते हैं। 8वां प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? और इसके ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा विकास का समीपस्थ क्षेत्र और चौथा स्कीमा या मनोबंध। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था कि यानी बच्चे जो होते हैं वो लेवल बाय लेवल, यानी कि एक चीज़ को अगर सीखते हैं और फिर उन्हें जब नई जानकारी होती है तो पूर्व की जानकारी में उसे जोड़ लेते हैं। यानी एक तरह से हर जानकारी उनके एक लेयर के रूप में होता है जिसे स्कीमा कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको बताना है कि कौन सा गुण मुख्य होता है। पहला प्रश्न है अमूर्त सोच का विकास, दूसरा विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा परिकल्पित निगमनात्मक सोच या चौथा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विचारों सोच में केंद्रीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, दूसरा विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तीसरा विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या चौथा विकास बहुआयामी होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 विकास बहुआयामी होता है। ये तो आप ऑप्शन से ही समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त, या दूसरा अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या चौथा अमूर्त मूर्त सांवेदिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सांवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। यानी कि पहले सेंसरी, फिर कंक्रीट और उसके बाद अमूर्त। यानी पहले बच्चा अपने सेंसरी मोटर्स के द्वारा चीज़ों को समझता है, फिर वह उदाहरण के द्वारा या चीज़ों को देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, फिर वह अमूर्त रूप से यानी जो चीज़ें सामने नहीं हैं या जिसे हम नहीं देख सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी वो कल्पना करता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 1 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दूसरा अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तीसरा योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या चौथा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगर व्यक्ति में भिन्नता है तो उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपनी रणनीति तय करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। पहला, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। दूसरा, अभिवेदी समरूपी निर्देशों। तीसरा, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। या चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर अवसर प्रदान करने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना ही समावेशी कक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। 14वां प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। इसका अंग्रेजी भी देख लीजिए, रिटार्डेड स्टूडेंट्स, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विथ क्रिप्ट बॉडी। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। और यह शब्द आपने सुना भी होगा कि विकलांग के स्थान पर अब हमें किसी को दिव्यांग बोलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया कि क्या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन, इसका आंसर है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। दूसरा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तीसरा, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तीसरा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। ये नहीं करना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि अगर जटिल संरचनाओं का हम प्रयोग करेंगे तो छात्र और कठिनाई में फंस जाएंगे और उन्हें आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी क्रिएटिविटी जो होती है उसको पहचानने के लिए उसका मुख्य लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। दूसरा, अपसारी चिंतन। 3, अति सक्रियता। या चौथा, असतर्कता। तो आपको क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए इनमें से किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। यानी कि डाइवर्ज थिंकिंग अगर किसी के पास है तो वह व्यक्ति ज़रूर क्रिएटिव है। और डाइवर्ज थिंकिंग का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को एक ही तरीके से न देख करके उसके सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को सोचना। यानी जो फिक्स तरीका है किसी कार्य को करने का, वैसे न करके अलग अलग ढंग से उस कार्य को करने के बारे में सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2 जो है इसका सही जवाब है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दे को हमें टालना नहीं चाहिए, बल्कि विविधता से यानी अलग अलग जो विन्यास है, अलग अलग जो परिवेश है, उसे हमें उदाहरण लेना चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। या चौथा, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज। समस्या समाधान के लिए यानी उसी तरह के दूसरे सवाल को हम दे करके
दूसरी समस्या को दे करके उसे हम आसानी से हल करवा सकते हैं। तो इस तरह से उसके समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके हम समस्या समाधान क्षमता को बच्चों में बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तीसरा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, चौथा यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यानी बच्चों को उसमें मास्टरी की ओर अगर हम फोकस करें कि तुम इसमें और बेहतर कर सकते हो, तो उस तरह से हम उसकी अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हैं, ना कि हम उसको रोट लर्निंग या फिर दंड दे करके अभिप्रेरणा को यानी कि मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं। 20 शर्मिंदगी एक संज्ञान से कोई संबंध नहीं है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चौथा, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो पहले तो ये समझना होगा कि शेम या शर्मिंदगी जो है वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इसलिए हमें इसे पॉजिटिव सेंस में तो लेना नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कि यानी कि इससे जो कॉग्निशन है यानी जो संज्ञान है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी बच्चे जो कोई चीज़ सीख रहे हैं उस पर उन पर निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। या चौथा, अनुकरण, नकल और दोहराना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये सबसे अच्छा माध्यम है कि कॉन्सेप्ट के बीच में क्या रिलेशन है, इन चीज़ों को अगर समझा जाए तो अच्छे से अध्यापन अधिगम हो पाएगा। 22 है, एक अध्यापिका को जिसे किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। या चौथा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इस तरह से अगर बच्चा कोई त्रुटि करता है तो हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम उसके समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो इस तरह से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं कि अधिगम की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं और वो केंद्र में होते हैं, जिसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो बच्चे कोई भूमिका नहीं निभाते, ये तो गलत ही है, और पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर भी नहीं रहते हैं, और हमेशा पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे आस पड़ोस, सहपाठी, परिवार, समाज, हर जगह से सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि योग्यता सुधार्य है। यानी किसी में अगर कोई एबिलिटी है तो वो इम्प्रूवेबल है, यानी उसमें सुधार हो सकता है, सुधार कर सकते हैं। अगर किसी में अभी कम योग्यता है तो आगे चल के उसमें योग्यता में सुधार हो सकता है, ट्रेनिंग के द्वारा, प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा। तो इस तरह से हमें यह सोच के नहीं चलना चाहिए कि कोई बच्चा अगर अभी पीछे है तो हमेशा पीछे ही रहेगा, उसमें उसकी योग्यता में सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? और इसका सही जवाब है अन्वेषण और संवाद। यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी और डायलॉग। यानी बच्चे अगर खुद से इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, तो उनकी जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर होती है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या कहलाता है? वो स्वयं से बात कर रही है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सेल्फ रेगुलेशन। यानी खुद वह सोच रही है कि किस तरह से कार्य करना है, तो स्व नियमन करना है, सेल्फ रेगुलेशन इसे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 1, विद्यार्थियों को नामांकित करना, 2, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, 3, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, 4, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। यानी जो हम मूल्यांकन पद्धति अपनाते हैं उसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम बच्चों में उसके आवश्यकता की पहचान कर सकें और यह जान सके कि उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है और हमें क्या करना चाहिए। 30वां प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता न पर्यावरण पर, 4 है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसे हम पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों की इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को कह सकते हैं। यानी कि यह आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के पारस्परिकता पर निर्भर करता है, यह दोनों का संयोग है, केवल आनुवांशिकता पर भी नहीं है और केवल पर्यावरण से भी यह संबंधित नहीं है, बल्कि दोनों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित है, यानी कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET में, यह वो 30 क्वेश्चन थे। चलिए अब हम अगले सेक्शन में चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन गणित का है और हमारा 31वां प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? और इसका सही जवाब है
ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि 37। 33वां प्रश्न है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि 63। 35वां प्रश्न है, यहाँ आप आंकड़े को देख सकते हैं। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसे कितना भुगतान करना होगा? तो इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि इसे 100 रुपये 50 पैसे देने होंगे। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप मिलान कर लें। 1 पैकेट स्केच पेन, तो यहाँ पर 1 पैकेट स्केच पेन का पैसा जोड़ लें। इस तरह से यहाँ सूची से आप सामान का करके और उसे ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पहुँचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 29 घंटे 35 मिनट। इस तरह से हमारा जो 37वां क्वेश्चन है इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग से क्या घटाना होगा? और 38 का आंसर है 3 यानी कि 7,041। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और 40 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3। 41 में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ है, यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है। तालिका को आप ध्यान से देख लें, स्क्रीन को रोक करके, और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अब यहाँ से गणित के शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है 43। गणित के कक्षा में कक्षा कक्ष के अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। पहला ऑप्शन है ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? बी है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए।
अब इसमें ऑप्शन है ए और बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। बंद सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर फिक्स होता है, जबकि मुक्त सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिनके उत्तर अनेक हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, और 43 का ऑप्शन 4 सही है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। जैसे ए में उसका भुजा और परिमाप पता है तो उसका क्षेत्रफल भी निश्चित ही होगा, और इस तरह से 0 से 8 के मध्य अगर अभाज्य संख्याओं की सूची बनाई जाए तो वो भी निश्चित ही होगी। लेकिन अगर हम उन सभी संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है, तो इसका आंसर अलग अलग बच्चे अलग अलग दे सकते हैं। और इसी तरह से आयतों के बारे में जो जानकारी आपको पता है मुझे बताइए, तो इसमें बच्चे अलग अलग जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चौथा आंसर इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, तीसरा मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वो वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। वो तीसरे चरण यानी संबंध पर है, यानी वह यह संबंध स्थापित कर पा रहा है कि समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में क्या संबंध है। तो वह इन चीज़ों पर संबंध बना पा रहा है, तो इस तरह से वो स्तर 2 पे पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण ही संख्या होगा। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं या संवरक गुण कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, संख्या से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि ए और डी। कौन सा कथन सत्य है? तो ए और डी। संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, दूसरा परिकलन में परिशुद्धता का विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, चौथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने आसपास परिवार से जुड़े होते हैं और उनका स्तर जो होता है वो मूर्त अवस्था में होते हैं, यानी उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ पाते हैं, अमूर्त कल्पना ज़्यादातर वो नहीं कर पाते। तो इस तरह से गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए ताकि वो गणित के कॉन्सेप्ट को समझ सकें।
50वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि जो स्पेशियल रीजनिंग होता है, यानी दिक् स्थान की समझ, दिशा और स्थान की जो समझ है वो कैसे बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। और इसका ऑप्शन है, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपर आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ऐसा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, कीजिनेयर छरे। और इसका सही जवाब हो जाता है 4, भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए फिजिनियर जो छरे हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कीजिनियर छरे का प्रयोग करके हम लोग भिन्न की संकल्पना बच्चों को बता सकते हैं। आप इन सब चीज़ों के बारे में यूट्यूब पर खोजें, जैसे गिनतारा क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, जियो बोर्ड को किस तरह से उपयोग में किया जाता है, संख्या चार्ट क्या है और कीजिनेयर छरे क्या हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप एक बार वीडियो के रूप में देख लेंगे, उनके फ़ोटो को देख लेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। चौथा, गणित में विचारों की सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्रम के बारे में पूछा गया, जैसे 1 2 3 सीरियल नंबर से अगर हम बात करें तो तीसरी मंजिल है, यानी कि ये बता रहा है कि क्रम से पहला मंजिल, दूसरा मंजिल और तीसरा मंजिल। जबकि 3 कमरे से पता नहीं चल रहा है कि वो 3 कमरे कौन से हैं, किस नंबर पे हैं। तो और सब में समूह का बोध हो रहा है, जबकि पहले ऑप्शन में क्रम का बोध हो रहा है। तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा। 54 है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। यानी जिस तरह का उसका आकार होगा उससे उसका परिमाप निर्धारित होगा। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर भी बच्चों में गणित के बारे में हम कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तीसरा, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। चौथा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4।
प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए बच्चों के समक्ष सभी प्रकार की आकृतियों को प्रस्तुत करना चाहिए। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि क्षेत्रफल 5 है तो संख्या क्या है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। पांच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 9। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो यह कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? और इसका सही जवाब है 3 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और गणित से संबंधित हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला सेक्शन है पर्यावरण अध्ययन। चलिए हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मणिपुर। आपको पता है मणिपुर एक राज्य है। पहले जम्मू और कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन बाद में इसे संघ शासित प्रदेश में बदल दिया गया। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? और इसका जवाब तो सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। 64 प्रश्न है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए पौधों को सहारा देना, बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, यानी पौधे ये सारे कार्य करते हैं, इनमें से जड़ कौन कौन सा कार्य करता है? और हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सी और डी, यानी पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना, भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। सॉरी, यहाँ पर ए, सी और डी, यानी चलिए सही जवाब है चौथा। हमारा अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला पालक गुड़, आंवला बंद गोभी टमाटर, बंद गोभी आंवला पालक। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी आंवला पालक और गुड़। इन तीनों में लौह तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। और ऑप्शन है ए फाख्ता, कौवा, मोर, 2 बाज, कबूतर, तोता, 3 कौवा, चील, बुलबुल, या चौथा बाज, चील और गिद्ध। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बाज, चील और गिद्ध। आप देखते होंगे ये सब काफ़ी ऊंचाई से उड़ते हैं और नीचे
अपने छोटे से छोटे शिकार को भी देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। 68वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, असम। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी क्रमशः है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। यानी कि गांधीनगर दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में है और बिहार की राजधानी पटना दक्षिण पूर्व में है। आप यहाँ अगर दिल्ली को मान ले तो यहाँ पर आपको गांधीनगर और यहाँ बिहार की राजधानी पटना आपको देखने को मिलेगा। तो ये दक्षिण पश्चिम है और इधर आपको दक्षिण पूर्व देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? आप जानते होंगे कि जो ग्रेगोर जोहन मेंडल थे उन्होंने मटर पर काम किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? और वो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बहत्तरवां प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। इनमें से उपाख्यान अभिलेख में हमें क्या नहीं लिखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी को, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, इन सब चीज़ों को दर्ज नहीं करना चाहिए। 73वां प्रश्न है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 74वां प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था? तो वो चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ये रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में यह जो बात दी गई है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, यह सही नहीं है। इसके अलावा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, यह सही है। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये पता चलता है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये बाकी 2, 3 और 4 ऑप्शन सही हैं, बल्कि रिपोर्ट कार्ड में इसकी सूचना दी जानी है, यह ऐसा नहीं है। 76वां प्रश्न कहता है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। 70वां प्रश्न है, कक्षा 5 के
संयम आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या करता है? तो यह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? तो पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। 82 प्रश्न कहता है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी ए, सी और डी। तो चलिए देखते हैं कि ए, सी और डी क्या है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, यह भी सही है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इस तरह से ए, सी और डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, नदी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, दिए गए कौन से एक राज्य में त्वरांग का अर्थ है जंगल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी झारखंड में त्वरांग का अर्थ होता है जंगल, या जंगल को त्वरांग कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ ले और इसके अनुसार आप यहाँ पर एक रफ बना ले और उस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 38.5 किलोमीटर। हमारा
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यह गलत है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, यह सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। लेकिन नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये सही नहीं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, दक्षिण अमेरिका से। यानी दक्षिण अमेरिका से जो व्यापारी थे वो मिर्ची को भारत में लाए थे। तो इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के जो भोजन है उसको देख सकते हैं कि आलू कहाँ से हमारे देश में लाया गया, मिर्ची कहाँ से आया, विभिन्न तरह के जो भोजन है वो हमारे देश में कहाँ से आया है, किस देश से आया है, इसका एक नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 90 क्वेश्चन, इसका हम पार्ट 2 लेकर जल्द आएंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।